माय डियर फ्रेंड्स, आज जो ये टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर में जैसे सेट्स का होना बहुत जरूरी है। सेट्स के बिना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हम कल्पना कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो ये आज के इस पहले लेक्चर में हम सेट थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को हम बताए हैं। फिर आगे के एक दो लेक्चर में सेट के कंसेप्ट को ही पहले बताएंगे। फिर जो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है उसकी हम शुरुआत करेंगे। सेट भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर का ही पार्ट है, लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर भी बहुत सारे सेट का कंसेप्ट का यूज है। इसीलिए सबसे पहले सेट्स को पढ़ाना ठीक समझे हम। उसके बाद फिर आगे के टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर से हम फिर नेक्स्ट के कंटिन्यूअस लेक्चर से हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सेट के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप का होता है, सेट के कितने टाइप होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे चीज को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चीज अगर हम बात करेंगे सेट के डिफिनीशन की, तो सेट का एक सिंपल सा डिफिनीशन है। सेट इज अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, दो तीन चीजों को हम यहाँ पे कंबाइन करके रखे हैं। पहला चीज क्या है, अनऑर्डर्ड। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर हम 1 2 3 ऐसे लिख दें, या हम फिर से 3 2 1 ऐसे लिख दें, या हम फिर से इसके अंदर में ऐसा कुछ लिख दें 2 5 7, या इसके अंदर में हम लिख दें 5 7 2। ये ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करेगा। सेट के अंदर में ऑर्डर असेंडिंग में लिखे डिसेंडिंग में लिखे, ये कभी भी मैटर नहीं करेगा। ये पहला चीज है। दूसरा है वेल डिफाइंड, ठीक है। और तीसरा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस चीजों के बारे में है ना मेरा आंसर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो आ रहा है, क्या वही सेम आंसर दूसरे पर्सन के भी रिस्पेक्ट में आएगा, क्या वही सेम आंसर तीसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में आएगा, क्या वही सेम आंसर चौथे पर्सन के रिस्पेक्ट में आएगा। अगर सारे के रिस्पेक्ट में आंसर आपका वेरी चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर हम कहते हैं रिवर्स इन इंडिया, अब मान लीजिए एक हम एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर में अगर 32 रिवर है, एग्जैक्ट 32 रिवर है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, 32 ही होगा, वेरी नहीं करेगा। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर में टोटल स्टेट्स के बारे में चर्चा करें तो एक फिक्स नंबर होगा ना, वही सारे पर्सन किसी से भी पूछ ले आंसर तो चेंज नहीं होने वाला। सारे पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आंसर सेम आएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? कहता है सेट इज अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, सेट के अंदर में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। वेल डिफाइंड हम बता चुके हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है यहाँ, जैसे अगर बच्चों हम सेट्स के अंदर में 1 2 3 और 1 लिखते हैं तो ये एक गलत तरीका है। हमेशा क्या होगा, हमेशा ही डिफरेंट एलिमेंट्स की ही चर्चा करनी होगी, यूनिक एलिमेंट की ही चर्चा करनी होगी। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अगर सीधा सीधा हम कहें तो किसी भी सेट के अंदर में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लियर? आगे क्या है, ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर। जैसे इस सेट के अंदर में बच्चों हम क्या दिए हैं 1 2 3, तो 1 2 3 क्या कहलाएगा, इस सेट का मेंबर कहलाएगा, या इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं कि इस सेट में ये 1 2 3 तीन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात, जब भी सेट को हम डिनोट करेंगे तो ये कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी, और उसके एलिमेंट को अगर डिनोट करना होगा तो ये स्मॉल लेटर से करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बच्चों बात करें तो अगर हम वॉवेल्स की चर्चा करते हैं, सेट ऑफ वॉवेल को लिखना चाहे, आप जानते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू। एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से, और सेट का नाम लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर से आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी बात कि सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ब्रेसेस के अंदर में करेंगे। इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसको क्या कहा जाता है,
कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही आपको सेट को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी हम लिए हुए हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये जो है लगा हुआ जिसको आप मैथमेटिक्स में मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस कहलाता है और सेट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ये हम बता चुके हैं आपको। तो ये कुछ बेसिक्स है सेट के बारे में, क्लियर। अगला चीज है मेंबरशिप। अब मेंबरशिप क्या होता है? मेंबरशिप का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे अभी हम कह रहे थे ए इज इक्वल टू AEIOU। अब इस सेट का सदस्य, ध्यान दीजिएगा, इस सेट का सदस्य जैसे यू है तो हम इसको लिख सकते हैं यू बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि यू जो है ये एक मेंबर है इस फैमिली का, क्लियर। यू जो है एक मेंबर है फैमिली का। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ओ बिलोंग्स टू ए, वो भी एक मेंबर है। लेकिन अगर हम टी कह देते हैं तो टी इसमें है, इस सेट में नहीं है, तो टी क्या होगा? कहेंगे टी मेंबर इस सेट का नहीं है। टी नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, और इसको नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका हम लोग बिलोंग्स टू का यूज क्यों करते हैं? मेंबरशिप के लिए, जैसे टू बिलोंग्स ए, हम अभी एग्जांपल भी दे रहे थे। और इसका हम लोग यूज करते हैं नन मेंबरशिप के लिए, कि अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग वहां पे लगा देंगे क्या? नॉट बिलोंग्स टू, वो उस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये मेंबरशिप है आपका बच्चों, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहले को कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में सेट को लिस्टिंग करके कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। अब लिस्टिंग करने का मतलब क्या हुआ? टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये टेबल के फॉर्मेट में लिख दिए, क्लियर, या लिस्टिंग करके लिख दिए, है ना। और सारे नंबर्स को हम कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिए। ये कौन सा मेथड कहलाएगा? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3, सारे नंबर को लिख के कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिए, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। लेकिन जब इसी नंबर को एक प्रॉपर्टी के बेस पे हम लिख दें, जैसे यहाँ जो हम सेट लिए हुए हैं 0 2 4, किसका सेट है? ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? इवन नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम बच्चों इसको लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर मेथड कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो होगा वो सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड कहलाएगा। और प्रॉपर्टी मेथड को लिखने के लिए ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर सिंटेक्स है इसका, एक्स और ये px, मतलब जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसको आप लिख दीजिए। इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक्स px। इसको क्या कहेंगे बच्चों? ये लाइनिंग है या ये इसको है, इसको हम लोग कहते हैं सच डैट। तो कैसे पढ़ेंगे? एक्स सच डैट px। px क्या है? आपका प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम इवन नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? इवन नेचुरल नंबर को लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू w। होल नंबर का स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है? होल नंबर का स्टार्टिंग ही हुआ 0 से। आप जानते हैं 0 1 2 3 ऐसे कुछ होल नंबर। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0, 0 प्रोड्यूस कर देगा। 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 2, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा, क्लियर। तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या कहलाएगा? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस पे लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म में लिस्टिंग करके कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, क्लियर। चलते हैं हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अभी हम लिख रहे थे वॉवेल्स क्या होता है? AEIOU होता है। सारे को लिख दीजिए और कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अगर बच्चों यही सेम चीज कहता है प्रॉपर्टी मेथड में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वॉवेल। ये भी एक लिखने का तरीका हो सकता है कि एक्स जो है वो वॉवेल से, है ना, वॉवेल के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग बोथ मेथड। कह रहा है ए को लिखना है 5 इवन नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 0 2 4 6 और 8,
ये रोस्टर फॉर्म में। अगर इसी को लिखना होगा बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, अभी हम ले भी रहे थे, और n का वैल्यू जो है वो कहां से लेना पड़ेगा, 0 से लेकर कहां तक लेना पड़ेगा, कितना 5 नंबर है, तो आप इसको 4 तक ले लीजिए, 0 से लेकर 4 तक ले लीजिए। जब 0 देंगे तो 0 प्रोड्यूस करेगा, 1 देंगे तो 2 प्रोड्यूस करेगा, 3 पे 6 है ना, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, लास्ट 4 तक करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है आइडेंटिफाई द मेथड यूज एंड राइट द सेट यूजिंग अदर मेथड एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये किस फॉर्म में है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, या इसी को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। तो अगर बच्चों इसमें रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसको लिखिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, लेस देन 6 है तो 6 नहीं होगा, यहाँ लेस देन 6 है तो ओनली कहां तक होगा, 5 तक हो जाएगा। क्लियर, ये कॉमा भी हटा दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। ये नंबर दिया हुआ है 3 6 9 12 15, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है प्रॉपर्टी के थ्रू। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, क्या देख रहे हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 का मल्टीपल कहां तक है, ओनली 15 तक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, और वैल्यू कहां से कहां तक है n का, 1 से लेकर 5 तक वैल्यू है, n का वैल्यू 1 से 5 तक है। जब आप 1 देंगे तो 3, 2 देंगे तो 6 एंड 5 देंगे तो ये 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राइट द सेट ऑफ लेटर्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के लेटर को ये रोस्टर फॉर्म में कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लेते हैं सेट का नाम बी है, कंप्यूटर के सेट को कह रहा है लिखने के लिए, तो करेक्टर लिखना है, तो सिंगल कोड का यूज यहाँ पे कीजिएगा, COMPUTER। एक चीज और ध्यान देना होगा कि रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, अगर कोई नंबर 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको सिंगल टाइम ही लिखना पड़ेगा, इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर नहीं वर्ड हो जाएगी, एक्स इज अ वर्ड कंप्यूटर, कैपिटल है तो कैपिटल लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर। अब चलिए टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं, सेट का अलग अलग कितनी टाइप का सेट होता है, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, डिटेल्स में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। डिटेल्स में अगर चाहिए तो उसका वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख के आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेट है, पहला है एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसको नल से दिखाते हैं। जैसे बच्चों आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ 32 डेज, 32 दिन का महीना बताइए, होता है क्या, नहीं होता है, क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। अगर बच्चों हम कहते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -4 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √-4, ये निगेटिव नंबर दे देगा। यहाँ कह रहा है रियल नंबर बताने के लिए, जबकि ये क्या देगा, इमेजिनरी नंबर देगा आपको, है ना, तो वो भी आपका क्या होगा, सेट नहीं होगा, एम्प्टी सेट का ये भी एग्जांपल हो जाएगा। अगला नंबर है फाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए फाइनाइट सेट को आप देखिएगा काउंटेबल सेट भी लिखा जाता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन ऑफ बिहार, बिहार के अंदर में जनसंख्या की बात करेंगे, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। लेकिन जब भी हम कहते हैं काउंटेबल या फाइनाइट सेट, जब भी हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चों अगर हम आपसे पूछ दें 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या है ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग तो पता है आपको 1 से हो रहा है, लेकिन एंडिंग कहाँ हो रहा है पता है क्या, नहीं पता है, एंडिंग लास्ट कहाँ हो रहा है पता नहीं है। इनफाइनाइट नंबर से काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। अगला है सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं।
जैसे आप देखिए a इज इक्वल टू 2, सिंगल एक ही एलिमेंट है 2, ये क्या कहलाएगा आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आप ऐसे इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए दो वैल्यू आएगा, यहाँ कंडीशन आप लगा दीजिए एक्स ग्रेटर देन 0, दो वैल्यू आएगा, एक एक्स का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दूसरा एक्स का निगेटिव वैल्यू आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से बड़ा चूज करना है, तो एक ही नंबर आएगा, है ना। तो सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। क्या ध्यान देना है कि एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करे, सिंगलटन सेट कहलाएगा। अब यहां से देखिए बच्चों, अगर ए के अंदर में ये 5 को लिख दिया, अगर सीधा ये 5 लिखा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नल सेट को। लेकिन अगर 5 को करली ब्रैकेट्स के अंदर में अगर लिखा जा रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सिंगलटन सेट को। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर सीधा सीधा 5 लिखा या करली ब्रैकेट्स ओपन करके बंद कर दिया तो ये आपका सेट हो जाएगा कौन सा, नल सेट। नल को ही हम लोग वॉइड सेट या एम्प्टी सेट के भी नाम से जानते हैं। लेकिन करली ब्रैकेट्स को के अंदर में अगर इसको डाल दिया, 5 को डाल दिया, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे है, द सेट ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर हैज 90 एलिमेंट। द सेट ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, 10 से होगा 10, 11, 12 एंड सो ऑन, लेस इंटीजर हैज 90 एलिमेंट, 90 तक चलना है। गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, काउंटेबल या फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि गिन सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए, सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर 5, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, कहां तक नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन की इसमें बात ही नहीं कर रहा है। तो कौन सा सेट हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट सेट के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर। अगला है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट। जैसे अगर मान लीजिए ए के अंदर में हम ए बी ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इन ए इक्वल टू 2। ये एन ए नोटेशन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। एन ए का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर सेट का नाम बी होगा तो बी से रिप्लेस कर दीजिएगा। फॉर फाइनाइट सेट एन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। और अगर इनफाइनाइट सेट है, गिन नहीं सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, गिन सकते हैं नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें भी एलिमेंट को गिन नहीं सकते हैं। ऐसे जितना भी सेट होगा जिसमें जो इनफाइनाइट टाइप का होगा, जो आपका अनकाउंटेबल टाइप का होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। कुछ और सेट की बात करते हैं। अब 2 सेट और है आपका, एक है इक्वल सेट, दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, सेट्स विथ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट है सेट विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं ए के अंदर में हम 2 एलिमेंट ए बी ले लिया, एक दूसरा सेट है बी, इसके अंदर में 1, 2 ले लिए। तो अगर बच्चों हम दोनों के अंदर में पूछेंगे कि एन ए के अंदर में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट, आप कहिएगा 2, ए और बी 2, और बी के अंदर में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ अगर मेरा यहाँ पे एलिमेंट भी इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग इक्वल सेट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ए के अंदर में ए बी है और बी के अंदर में भी हम सिर्फ स्वैपिंग करके इसको लिख रहे हैं, बी ए डाल देते हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 है, लेकिन एलिमेंट भी सेम है। बी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो बी भी है, ए यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो ए भी है। वैसे सेट को हम इक्वल सेट के नाम से जानते हैं। क्लियर। देखते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इस पे, लेट ए इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 25, 25 से छोटा होना चाहिए, है ना। स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, 1, 1, 4, 9, 16, यही होगा।
वैसा आप नेचुरल नंबर चूज कीजिए जिसका स्क्वायर 25 से छोटा हो। तो एक अगर ले लेते हैं तो एक का स्क्वायर है ना एक ही होगा, तो ये छोटा हो जाएगा 25 से। दो ले लेते हैं, दो दूना 4, ये भी छोटा हो जाएगा, तो 16 तक होगा। ए हो गया। बी में बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर निकाल के रख दिए हैं, आपको रखना होगा 1 2 3 4, 5 आप नहीं ले सकते हैं। बी में क्या करा था 1 2 3 4, ठीक है, बी में 1 2 3 4। सी में क्या कर रहा है y बिलोंग्स टू n, y लेस देन 5, नेचुरल नंबर से बिलोंग करा 5 से छोटा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर। अगर हम बच्चों ए की बात करें तो ए में क्या देख रहे हैं, अगर हम ए की बात करें तो ए में भी एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी में भी एलिमेंट 1 2 3 4 है, सी में भी एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 है, लेकिन सेट भी क्या है सेम है, सब में एलिमेंट भी सेम है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेट को हम कहेंगे ये ए बी सी क्या है बच्चों इक्वल सेट है। रिलेशन क्या निकालने के लिए ए बी सी क्या हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है P इज इक्वल टू 1 2 3, Q इज इक्वल टू 3 2 1 और R इज इक्वल टू 1 1 2 3। इसमें देखिए हम क्या पढ़े हैं, सेट क्या होता है अनऑर्डर्ड होता है, तो ऑर्डर इसमें चेंज भी कर देंगे ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या पढ़े, डिफिनीशन में ही पढ़ रहे थे, सेट इज एन अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या किया है रिपीट कर दिया एक एक को, तो 1 2 3 इस सेट का मतलब सिर्फ यही होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अगर हम इसमें बच्चों देखें पी क्यू आर को तो तीनों क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है ही है, और एलिमेंट भी यहाँ पे क्या है सेम है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल एंड विच आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे तीनों क्या है इक्वल सेट का एग्जाम्पल है, ये तीनों इक्वल सेट ही है, यहाँ तीनों इक्वल सेट है। क्लियर। अगला नंबर देखिए सबसेट। अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मान लेते हैं बच्चों ए में अगर दिया हुआ है 1 2 3 और बी में हम लोग ले लेते हैं 3 2 1, यहाँ क्या देख रहे हैं ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, ए में 1 तो बी में भी 1, ए में 2 तो इसमें भी 2, ए में 3 तो बी में भी 3, ए का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट है। तो हम उस केस में क्या कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और लिखने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं सबसेट के लिए, ठीक है। लिखने के लिए नोटेशन के लिए हम लोग ए सबसेट ऑफ बी ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। और एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, एक जो सेट है वो खुद का भी सेट होता है ना। नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अभी एग्जांपल बताएंगे तो आप बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे। दूसरा एक कंसेप्ट है प्रॉपर सबसेट का बच्चों। इसमें क्या होता है प्रॉपर सबसेट में, जैसे आप देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 और 2 ले लेते हैं। क्या देख रहे हैं बी का हर एक सदस्य ए का सदस्य है, लेकिन बी में कुछ और भी ए में कुछ और भी एलिमेंट है जो बी का पार्ट नहीं है। उस केस में बी क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। इक्वल का सिंबल जो है यहां से हम हटा देंगे। क्लियर। इक्वल यहां से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों के बीच में अंतर है प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बीच में। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, जैसे आपसे कह रहा है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2। सबसेट निकालना है तो सेट क्या है आपका 1 2 है, तो सबसेट अभी हम क्या रूल पढ़ रहे थे नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। इसमें टोटल एलिमेंट 2 है तो पहला 5 हो जाएगा। दूसरा टोटल एलिमेंट 2 है तो पहले हम 0 को निकालते हैं, 0 मतलब नल। दूसरा सिंगल सिंगल करके निकालेंगे तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, नल भी निकल गया, 0 निकल गया, सिंगल सिंगल भी निकल गया, फिर फाइनली 2 वाले का निकालेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 2 1 नहीं लिख सकते हैं, तो हम शुरू में ही बता चुके हैं सेट क्या होता है अनऑर्डर्ड होता है। आप 2 1 लिखिए 1 2 लिखिए, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में अगर मान लीजिए बी इज इक्वल टू ए और ऐसे बी सी दे दिया। आप देखिए आप किसके वजह से कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन है इस बी सी के वजह से। इसको कुछ मान लेते हैं लेट डी इज इक्वल टू
बी सी। तो अब आपका सेट बच्चों कैसा हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा ए कॉमा डी। अब इसका सबसेट लिखना आसान है, नल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर से सिंगल सिंगल निकाल देंगे, ए को डी को फिर से डबल कर देंगे तो ए डी। अब डी मेरा माना हुआ चीज है तो क्या करेंगे, डी का हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ डी के बाहर में एक कर्ली ब्रैसेस है और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू ए बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी, लेकिन कर्ली ब्रैसेस के साथ, इससे डबल लग जाएगा। फिर से ये हो जाएगा ए और डी कर्ली ब्रैसेस के साथ ये बी सी है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये सबसेट निकल जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है आपका एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो मैथमेटिक्स में देखिए फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा एंड लॉजिक। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी भी कवर करना है, अलजेब्रा का भी, जैसे है ना मैट्रिसेस वगैरह, डिटर्मिनेंट वगैरह की चर्चा है, और लॉजिक मतलब प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात कर रहे हैं। हम शुरू में ही बता चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कल्पना सेट के बिना तो हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना, सेट के बिना हम चीजों को सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज है। कंप्यूटर साइंस में कहाँ यूज है, डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लें, डेटाबेस की बात कर लें, या हम एल्गोरिदम की बात कर लें, सारे जगह सेट के कंसेप्ट का यूज है। लिंग्विस्टिक में कहाँ है, ग्रुपिंग की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, वहां आपको सेट के थ्रू ही एग्जाम्पल से लेके समझाना होगा लिंग्विस्टिक में, है ना, लैंग्वेज वाला जो पेपर है। अब रीजनिंग में कहाँ है, स्ट्रक्चरल आर्गुमेंट एंड प्रूफ, यहाँ भी आपको सेट के कंसेप्ट का यूज करना होगा। कंक्लूजन लास्ट में क्या है, सेट इज अ फंक्शनल फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, इट प्रोवाइड अ बेसिक फॉर एडवांस टॉपिक इन वेरियस फील्ड, अंडरस्टैंडिंग टाइप्स एंड ऑपरेशन ऑफ सेट इज एसेंशियल, प्रैक्टिस विथ रियल लाइफ एग्जांपल टू स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। मतलब सेट कितना अहम रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या लिंग्विस्टिक में या रियल वर्ल्ड के अंदर में, ये यहाँ पे आपको कंक्लूजन के थ्रू बताया गया है। लेकिन जो काम की बात है वो है सेट के बेसिक्स को जानना। तो आज के क्लास में हम पढ़े सेट होता क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कितनी तरीके से कर सकते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, बस इतनी ही चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करेंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में हम यहाँ से आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।